किसका यकीन करें और किसकी बात ज्यादा लॉजिकल है। India is the country, from all of the statistics using 10-year growth rates and also what's apparent, India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। Modi is popular because he has invested heavily in infrastructure and launched social programs. During his 10 years of leadership, India has gone from 10th to the world's 5th largest economic power, surpassing its former colonial ruler, Great Britain. इंडिया की ग्रोथ को लेकर वर्ल्ड बैंक और IMF से लेकर प्राइवेट हेज फंड्स तक एक आइडिया बिल्कुल कॉमन है कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर। लेकिन ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा डिबेटेबल है क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव व्यूज भी हैं और बहुत सारे लोगों के नेगेटिव व्यूज भी हैं। मोदी साहब ने सब बीमारी के लिए 10,000 का कार्ड दिया है सबको और इंडिया का विकास कर रहे हैं सभी जगह पे, वो भी मुद्दे पे विकास ही है। स्वास्थ्य यहाँ जो है जन स्वास्थ्य योजना खोले हुआ है दवा के लिए, जन औषधालय, महीना 2 महीना तक उसमें दवा नहीं आ रहा है। लॉजिकली अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि इंडिया आज कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगा, और जिस डायरेक्शन में हम आज चलना स्टार्ट करेंगे उसके रिजल्ट्स हमें आज से 10-15 साल बाद दिखाई देंगे, क्योंकि पॉलिसीज अपना असर दिखाने में टाइम लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसको चाइना ने 1980s में लॉन्च किया था, लेकिन आगे जाकर उस पॉलिसी का असर कुछ ऐसा हुआ कि आज चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को फैमिली स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव्स दे रही है। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के बारे में। साल 2023 में इंडिया ने ग्लोबल जीडीपी में 17.5% की कंट्रीब्यूशन की और इस मामले में हम दूसरे नंबर पर आए और फर्स्ट आया चाइना, जिसने ग्लोबल जीडीपी में 31% की कंट्रीब्यूशन की। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि इंडिया की ग्रोथ हो रही है, नो डाउट, लेकिन अभी इंडिया की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने बहुत ज्यादा छोटी है। पर चाइना के इक्वल ग्रोथ करने के लिए या फिर चाइना से ज्यादा ग्रोथ करने के लिए क्या आज इंडिया सही रास्ते पर चल रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें उन देशों की इकोनॉमीज की स्टार्टिंग को देखना पड़ेगा जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और एक पावरफुल रिच इकोनॉमी बनकर दुनिया के सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1880s में अमेरिका एक अंडर डेवलप्ड और मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था और इसी टाइम के दौरान अमेरिकन इकोनॉमी की एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में ट्रांजिशन हुई। 1880s में अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रोथ के पीछे जो की फैक्टर्स थे वो थे रेल रोड्स, स्टील इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब 1880s में अमेरिका में रेल रोड नेटवर्क कंप्लीट हुआ तो उसकी वजह से कंपनीज के लिए अपने रॉ मटेरियल को या फिर अपने गुड्स को देश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफी ज्यादा सस्ता, आसान और रिलायबल हो गया। और जो रेल रोड्स और ट्रेन्स बनाई जा रही थी उनको बनाने में या फिर उनकी वर्किंग में कई बिलियन टन आयरन, कोल, वुड और बाकी मटेरियल्स का यूज हो रहा था, जिसकी वजह से इन मटेरियल्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी काफी रफ्तार से ग्रो हो रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तो कई सारी मेजर इन्वेंशंस जैसे कि टेलीफोन, टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक लाइट, कैश रजिस्टर, एयर ब्रेक, रेफ्रिजरेटर कार्स और ऑटोमोबाइल्स ने न्यू इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए एक स्टेज सेट कर दिया। 1901 में जेपी मॉर्गन ने एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी कार्नेगी स्टील को फेडरल स्टील कंपनी और नेशनल स्टील कंपनी के साथ मर्ज कर दिया और इस नई कंपनी ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बदल कर रख दिया। अपनी पीक प्रोडक्शन पर यह कंपनी अमेरिका की 66% स्टील प्रोड्यूस कर रही थी, जिसका यूज अमेरिकन स्काईस्क्रैपर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक हर जगह किया जा रहा था। 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते आयरन और स्टील प्रोडक्शन में अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से आगे निकल गया। इस टाइम अकेला अमेरिका ही ग्लोबल आउटपुट का 24% प्रोड्यूस कर रहा था। इसके बाद फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हुई, जिसके दौरान दोबारा से अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया, नई नई टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। और इसी तरह फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने अपने पहले से ही तैयार किए गए सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज
मैसिव ग्रोथ करने के लिए किया। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से अमेरिका में 17 मिलियन न्यू सिविलियन जॉब्स क्रिएट हुई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1940s में 9.5% से 1943 में 2% तक कम हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी 96% इंक्रीज हो गई और डिफेंस स्पेंडिंग 1940 में 1.4% ऑफ द जीडीपी से 1945 में 37% ऑफ द जीडीपी तक इंक्रीज हो गई। अमेरिका की सिचुएशन ऐसी थी कि जितनी प्रोडक्शन अमेरिका कर सकता था उसके अकॉर्डिंग अमेरिका के पास वर्क फोर्स नहीं थी। लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा टाइम तक नहीं रही। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 1900 से 1915 के बीच में 15 मिलियन यूरोपियन माइग्रेंट्स अमेरिका में एंटर हुए, जिन्होंने अमेरिका की वर्क फोर्स वाली प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया। इस टाइम के दौरान अमेरिका ने अच्छी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया ताकि फ्यूचर में स्किल्ड वर्कफोर्स और अच्छे रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स को तैयार किया जा सके। और आज जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो अमेरिका की अच्छी एजुकेशन का असर हमें उनकी ग्रोथ में साफ दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल 2022 में अमेरिका के पेटेंट्स की वर्थ लगभग $3 ट्रिलियन एस्टिमेट की गई। और ये हैरान कर देने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि 2024 में इंडिया की टोटल जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन की है। तो अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि कैसे बेटर एजुकेशन हमें इनोवेशन देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें किसी भी टाइम पर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की पावर देता है। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, जिसकी वजह से जापान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और ग्रोथ के मामले में जापान कई साल पीछे चला गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के 25 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। जापान के लगभग 65 शहरों का 40% इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका था। 25% से ज्यादा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था, जिसमें फैक्ट्रीज, मशीनरी और प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी शामिल थी। और साथ ही में जापान को मेजर फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस जापान को हम आज देखते हैं, इसका ऐसी सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचना किसी मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? तो जापान की ग्रोथ के पीछे भी वही रीजंस थे जो कि अमेरिका की ग्रोथ के पीछे थे। अमेरिका की तरह जापान के इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में भी एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स, स्टील प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इनोवेशन पर फोकस किया गया। 1946 में यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के कंपैरिजन में 27.6% कम हो चुका था। लेकिन जापान में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई जिनकी वजह से 1951 में जापान ने दोबारा से वही प्रोडक्शन लेवल अटेन कर लिया जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले था। और 1960 में जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल प्री वॉर लेवल से 350% ज्यादा बढ़ चुका था। बाय द वे, जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल के बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। बात करते हैं जापान की। 1953 से 1965 के बीच में जापान की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। लेट 1950s में जापान की जीडीपी 9.1% पर ईयर के ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुई और 1960s में इससे भी ज्यादा। 1960s में जापान में इनकम डबलिंग प्लान लॉन्च किया गया, जिसका पर्पस था आने वाले 10 सालों में जापानीज इकोनॉमी के साइज को डबल करना, लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करना और फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करना। इनकम डबलिंग प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने लोगों को टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किए, अलग अलग सेक्टर्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की गई, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बिजनेसेस को इंसेंटिव दिए गए और साथ ही में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने पर फोकस किया गया। अब हैरानी की बात यह है कि जापान ने इनकम डबलिंग प्लान को लॉन्च किया था आने वाले 10 सालों में जापानीज इकोनॉमी के साइज को डबल करने के लिए, लेकिन सिर्फ 7 सालों में ही जापान ने अपनी इकोनॉमी को डबल कर लिया था। 1965 में जापान की नॉमिनल जीडीपी $91 बिलियन थी, लेकिन सिर्फ 15 साल बाद ही 1980 में जापान की नॉमिनल जीडीपी $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया अर्लियर स्टेजेस में हाई टेक मशीनरी को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से। 1978 में चाइना को दुनिया भर के गरीब देशों में से एक माना जाता था, लेकिन ये बात सिर्फ 1978 तक की सही थी, क्योंकि इसके बाद फिर चाइना ने जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ की। जहां 1978 से पहले चाइना के 88% लोग पर डे
$2 से कम पैसे कमा रहे थे और चाइनीज इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी के 5% के बराबर थी, वहीं 1978 से 2022 तक चाइना की पर कैपिटा इनकम $156 से $12,700 तक पहुंच गई। 1978 में चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी का 1.8% हिस्सा था, लेकिन आज 2024 में चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी का 18% हिस्सा बन चुका है। अब चाइना की इस इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टार्टिंग हुई जब 1978 में चाइना ने धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चाइना में कई सारे मार्केट रिफॉर्म्स किए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई और चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स काफी रफ्तार से बढ़ने लगी। दुनिया के लिए अपनी मार्केट्स को ओपन करने की वजह से चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट और टेक्नोलॉजी के साथ एंगेज करना शुरू कर दिया और जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना, उसके बाद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर बूस्ट देखने को मिला। 1978 से लेकर अब तक चाइना में लगभग 800 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। अब अगर हम चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे भी लगभग वही रीजंस थे जो कि अमेरिका और जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे थे। चाइना ने प्राइवेट बिजनेसेस को एनकरेज किया, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज ने चाइना में एंटर करना शुरू कर दिया और जल्द ही चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर भी काफी ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से आज चाइना इनोवेशन के मामले में अमेरिका को भी कंपटीशन दे रहा है। 1978 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी हाई टेक इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस को चाइना में शिफ्ट नहीं किया था, ताकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से एक स्टेप आगे रह सके या फिर टेक्नोलॉजी में चाइना उनका मुकाबला ना कर सके। लेकिन अब चाइना ने इस लिमिटेशन को काउंटर करने के लिए टेक इंडस्ट्रीज पर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। तो फाइनली चाइना की कामयाबी के पीछे मेन रीजन था बेटर एजुकेशन, वर्क फोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना और बिजनेसेस को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन देशों की तरह इंडिया मेजर रिफॉर्म्स करके एक ग्लोबल पावर बन सकता है? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको रे डालियो की बुक द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का रेफरेंस देना चाहूंगा। इस बुक में किसी भी देश की पावर को मेजर करने के लिए 8 मैट्रिक्स का यूज किया गया है। अब इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, लेकिन उनके लिए क्वेश्चन सेम ही होगा कि कौन से रिफॉर्म्स को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि इन सभी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया के लिए जो मेजर चैलेंजेस हैं उनके बारे में। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना ने एक्सपीरियंस की वो किसी मिरेकल से कम थी और दोबारा से किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा मिरेकल हो, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से लगभग 25-30 सालों से इंडिया की फास्ट ग्रोथ नहीं हुई और जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे में इंटरनेशनल फर्म्स हमें एक एक्सपोर्ट बेस कैसे मान लेती। लेकिन कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने इस सीरियस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए काफी सारा काम भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडियन रोड नेटवर्क दुनिया का 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क बन चुका है। इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। आज इंडिया का सर्विस सेक्टर जीडीपी में 54% की कंट्रीब्यूशन कर रहा है और इस सेक्टर पर और भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन इंडिया की लार्ज वर्कफोर्स या पॉपुलेशन को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ सर्विस सेक्टर ही काफी नहीं होगा। इंडिया को अपने कम स्किल्ड वर्कफोर्स को, जो कि सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर सकती है, उसको भी यूटिलाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना होगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इस टाइम जियोपॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक ट्रेंड्स की वजह से एशिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी अच्छी पोजीशन में है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल इकोनॉमी और बहुत बड़ी लेबर सप्लाई दुनिया भर में इंडिया को इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बना रही है। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कि चाइना के साइज की मार्केट ऑफर कर सकता है और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे इंप्रूवमेंट्स और अच्छे डेमोग्राफिक्स इन्वेस्टर्स के रिस्क को कम कर रहे हैं। और यहाँ से हमें ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज पर काम कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में लाया जा सके। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में बिजनेस करने के जो पैरामीटर्स हैं उनमें पहले के कंपैरिजन में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर इंडिया को काफी सारा काम करने की जरूरत है। जैसे कि इंडियन लेबर मार्केट्स में कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 50%, और इसका मेन रीजन है फीमेल्स का लेबर मार्केट्स में पार्टिसिपेट ना करना। और यहीं पर इंडिया की लेबर फोर्स चाइना से कम हो जाती है। इसके अलावा लेबर में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है लो लिटरेसी रेट एंड टेक्निकल स्किल्स की कमी होना। और अगर हम एवरेज स्कूलिंग की बात करें
तो इंडियंस के लिए ये टाइम लगभग 6 साल 5 महीने है और इंडिया के कंपैरिजन में वियतनाम के लिए 8 साल 3 महीने और थाईलैंड के लिए 8 साल 9 महीने। आज इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा जो स्किल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं वो लोगों को स्किल्ड बनाने में हेल्प करेंगे, लेकिन तब तक कंपनीज को अपने वर्कर्स को स्किल ट्रेनिंग देने की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हैवी इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे कि टैक्स रिडक्शन, रिबेट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना। लेकिन चाइना, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 26.4% हिस्सा जनरेट कर रही है, उसके कंपैरिजन में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 15.8% ही जनरेट कर रही है। इसलिए ये डेटा हमें क्लियरली दिखा रहा है कि अभी इंडियंस को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में जहां आज से 30 साल पहले चाइना था, वहीं पर आज इंडिया खड़ा हुआ है। आज इंडिया में रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इंडिया वेट कर रहा था, उसके लिए बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह पहले से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार कर लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।